एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वन शॉट वीडियो थी, एक ही वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर काफी डिटेल के अंदर तैयार करा था। तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले उस वीडियो को देख लो, उस चैप्टर को तैयार कर लो, देन इस वीडियो पर आना, क्योंकि आज हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, चैप्टर के नाम को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इस चैप्टर का अलग अलग नाम गिवन है। फॉर एग्जांपल, कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम गिवन है सिर्फ स्मॉल बिजनेस, कुछ बुक्स में नाम गिवन है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ में नाम है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो नाम अलग अलग है, चीजें हमें वही पढ़नी है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग नाम है। तो देखो, बेसिकली हमें इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, फिर इन 3 टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। एक हमें पढ़ना है एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और थर्ड हमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये साथ में मैंने आपका सिलेबस अटैच करा है, अभी उसको मैं बताऊंगी कि ये हमें पढ़ना है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमएसएमई के बारे में, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, और थर्ड नंबर पर हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, नाम क्या है? एमएसएमई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एम का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा। फिर एस आता है, एस का मतलब स्मॉल। स्मॉल क्या है? माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा है, स्टिल ये भी छोटा ही है बट थोड़ा सा बड़ा है। फिर आता है मीडियम। मीडियम मतलब ना तो बहुत ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। एंटरप्राइजेस, तो यहां पर हम कौन से एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं? जो बिल्कुल माइक्रो हैं, बिल्कुल स्मॉल हैं, बिल्कुल मीडियम है। यहां पर हम बड़े बड़े एंटरप्राइजेस की बात नहीं करें, यहां पर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करें, हम लोग सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, और इसे ही हम लोग प्यार से बोलते हैं स्मॉल बिजनेसेस। क्या कहते हैं? स्मॉल बिजनेसेस। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री का जितना भी जीडीपी है ना, 100% जीडीपी, उस 100% जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 29.7%। यानी कि ये जो एमएसएमई है, ये जो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये 30% हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अच्छा खासा रोल है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। This sector offers employment to nearly 60 million people। ये जो MSMEs हैं, छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, ये हमारे देश की 60 मिलियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड नंबर पर है। नंबर 1 पर एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी अधिकांश पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, और सेकंड नंबर पर आ जाते हैं छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस। थ्रू 28.5 मिलियन एंटरप्राइजेस हमारी कंट्री के अंदर ऐसे जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, ये कुल 28.5 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं जो 60 मिलियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप्स। इस सेक्टर के अंदर 8 कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं अलग अलग तरह की। हैंडलूम्स आते हैं, जहां पर बेसिकली कपड़े से रिलेटेड काम होता है, कपड़ा बनाया जाता है धागों से, वीविंग होती है, सिलाई बुनाई होती है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर आपको पता है, ये हाथ से जो चीजें बनती हैं, हाथ से जो कपड़े बनते हैं, साड़ी बनती है, ज्वेलरी बनती है, डेकोरेशन के आइटम्स बनते हैं। कॉयर का मतलब है जो नारियल के ऊपर ब्राउन कलर का पार्ट आता है ना, जो बहुत ही सख्त सा पार्ट होता है कोकोनट के ऊपर, उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कारपेट बनाते हैं, डोरमेट्स बनाते हैं, बहुत सारा डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए स्क्रबर्स बनाए जाते हैं उससे। सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसे हमें सिल्क मिलता है, खादी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, विलेज इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज आती हैं, जहां पर घर के अंदर ही काम हो रहा होता है, घर के लोग ही एज ए लेबर काम करते हैं, बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं होता, लेबर का ही यूज होता है। पावर लूम्स आ जाते हैं, जहां पर बिजली का भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। मैं अगर आपको कुछ
एग्जांपल दूं तो हमारी मोस्टली चीजें हमें इन्हीं इंडस्ट्रीज से मिलती हैं। कपड़े हम पहनते हैं, एमएसएमई के अंदर आता है। फर्नीचर एमएसएमई में आता है। हम लोग जो फल फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो एमएसएमई से हमें मिलते हैं। जो हम लोग मार्केट से कुरकुरे चिप्स जो पैक्ड फ्रूट खाते हैं वो एमएसएमई में आता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एमएसएमई में आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मोस्टली किसके अंदर आती हैं? एमएसएमई के अंदर। और इनका जीडीपी के अंदर एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं। इसीलिए ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहां पर बात क्या है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनकी डेफिनेशन कैसे पता चलेगी? माइक्रो कौन से होते हैं, स्मॉल कौन से होते हैं, मीडियम कौन से होते हैं? क्योंकि सरकार तो सबको अलग अलग बेनिफिट्स देती है। माइक्रो सबसे छोटा है तो उसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, स्मॉल उससे बड़ा है तो उसे थोड़े से कम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इनकी डेफिनेशन कैसे डिसाइड हो? तो इसके लिए एक एक्ट बन के आया जिसका नाम है MSMED एक्ट। क्या नाम है? MSMED एक्ट। कैसे याद होगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। सिर्फ एक डी ऐड हो गया, डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये एमएसएमई को डिफाइन करता है किसके बेसिस पर? कि उस पर्टिकुलर एमएसएमई के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर का मतलब उसकी सेल्स कितनी है। तो यहां पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर बताया है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है और इतना टर्नओवर है, यानी कि इतनी सेल्स है। तो ये माइक्रो में आएगा, ये स्मॉल में आएगा और ये मीडियम में आएगा। कैसे याद करोगे? देखो, अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ तक का है और साल का टर्नओवर यानी कि 1 साल की सेल्स 5 करोड़ तक की है, तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर। सबसे छोटे एंटरप्राइजेस कौन से? अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट इन मशीनरी वो 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो कौन से में आएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ तक का है, तो वो किस में आएगा? स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर। वहीं थर्ड आता है मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ तक का है, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ तक का है, तो वो किसके अंदर आएगा? मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं टेबल के थ्रू आपको बताती हूं। देखो यहां पर मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कि कितने के प्लांट खरीदे हैं, कितने की मशीनरी खरीदी है, और ये क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब 1 साल की सेल्स। ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल्स है। तो देखो आपको सिर्फ माइक्रो का याद करना है। माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन 5 करोड़। अब इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 10 करोड़। इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 50 करोड़। इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 50 करोड़। और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 250 करोड़। तो याद रहेगा, अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस कहलाएंगे? माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ तक का है, तो किस में आएगा? स्मॉल एंटरप्राइजेस में। और अगर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ तक की है और साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ तक का है, तो वो किस में आएगा? मीडियम एंटरप्राइजेस में। और इससे भी अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो बड़ी इंडस्ट्रीज हो जाती है, हैवी इंडस्ट्रीज हो जाती है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे। याद रहेगा, इसको आप लोगों को क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 और 50 मिलेगा। फिर इन्हें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 50 और 250 मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि भाई एमएसएमई होता क्या है। छोटे छोटे से उद्योग हैं, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज हैं। अब देखो यहीं पर 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स और दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, वो भी मैं साथ साथ में बता देती हूँ। विलेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है और कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया, कोई भी वो इंडस्ट्री जो रूरल एरिया यानी कि गांव के अंदर बसी हुई है, which produces any goods, renders any services with or without the use of power, जो किसी भी तरह के चाहे गुड्स प्रोड्यूस करती हो, चाहे किसी भी तरह की कोई सर्विसेज देती हो, चाहे वो पावर का यूज कर रही है चाहे नहीं कर रही, यानी कि चाहे वहां बिजली का यूज होता है चाहे नहीं होता, जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है वो सरकार डिसाइड करती है, हर टाइम चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते कि इतनी इन्वेस्टमेंट
होगी तो ही ये विलेज इंडस्ट्रीज में आएगी। तो ये कुल मिला के ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बेसिकली गांव के अंदर बसी हुई होती हैं। पावर का यूज हो भी सकता है, ना भी हो, जो वहां के ही लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करती है, वहां के ही लैंड का यूज होता है, वहां के लोग यहाँ पर एज अ लेबर काम करते हैं, बहुत ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर नहीं होता। और इसकी लिमिट सरकार डिसाइड करती है कि इतने की अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये विलेज इंडस्ट्री में काउंट होगी, इससे ज्यादा है तो विलेज इंडस्ट्री में काउंट नहीं होगी। बट ये जो लिमिट है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एक है कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज। बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, हमारे जैसे ही लोग चलाते हैं, और वो खुद के रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल खुद के घर के अंदर इंडस्ट्री खोली तो वो खुद के घर का यूज करें, खुद के लैंड का यूज करें, उनका प्राइवेट रिसोर्स है, खुद के ही घर के लोगों को एज अ लेबर वो काम वहां पर करवा रहे हैं, तो प्राइवेट रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं। नॉर्मली यूज फैमिली लेबर, खुद के घर के लोगों को ही वो एज अ लेबर यूज करते हैं, और लोकली अवेलेबल जो टैलेंट है वो उसे यूज करते हैं। बहुत ही हाईफाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, बाहर से लेबर नहीं बुलवाते, बाहर से इनका रॉ मटेरियल नहीं आता, वहां के लोगों को यूज करते हैं। सिंपल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, सिंपल मशीनें यूज करते हैं, सिंपल औजार यूज करते हैं, सिंपल टूल्स यूज करते हैं, जो भी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनके बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है वो भी बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा पैसे की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली इन देयर ओन प्रोमाइसेस। बेसिकली खुद के घर के अंदर खुद की छोटी सी वर्कशॉप है, वहां पर चीजें बनाई जा रही हैं, तो छोटे छोटे से सिंपल प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं खुद के घर के अंदर, खुद के ओन प्रोमाइसेस के अंदर, और आसपास में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी टेक्नोलॉजी का ये यूज कर लेते हैं। तो ये होती है विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज जो गांव के अंदर बसी हुई होती हैं, जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, घर के लोग ही एज अ लेबर काम करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कुछ भी हाईफाई नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है। ये सब किसके अंदर आता है? एमएसएमई के अंदर, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं रोल ऑफ एमएसएमई। ये जो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, फिर चाहे अगर मैं बोलूं स्मॉल बिजनेसेस, एक ही बात है। अगर मैं एमएसएमई बोलूं चाहे मैं स्मॉल बिजनेसेस बोलूं, एक ही बात है। इनका क्या रोल है हमारी कंट्री के अंदर, ये हमारी कंट्री के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी सरकार भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। सरकार चाहती है इन्हें प्रोटेक्ट करे, इनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि इनका डेवलपमेंट होगा ना, कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, कंट्री ग्रो करेगी अगर ये डेवलप करेंगे तो इनके क्या फायदे हैं, इनका क्या रोल है, यानी कि इनका क्या योगदान है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री की ग्रोथ के अंदर। ये जो छोटे छोटे से बिजनेस हैं एमएसएमई, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? पहला है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर एरिया का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। देखो अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अगर हम लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप होती हैं? जहां पर उन्हें अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिले, जहां पर उन्हें बहुत अच्छी लेबर मिले, स्किल्ड लेबर मिले, पढ़ी लिखी लेबर मिले, जहां पर उन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, पावर की सप्लाई प्रॉपर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी है, अच्छी इंश्योरेंस फैसिलिटी है, तो ये लार्ज इंडस्ट्रीज वहां सेटअप होती है। मतलब ये कहां सेटअप होती हैं? ये सेटअप होती हैं अर्बन एरियाज के अंदर, बेसिकली बिल्कुल जो बहुत डेवलप्ड एरियाज हैं वहां सेटअप होती है। बट ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो एमएसएमईज हैं, ये कहीं पर भी सेटअप हो सकती हैं, किसी भी एरिया में सेटअप हो सकती हैं, इवन ये रिमोट एरियाज में भी सेटअप हो सकती हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर भी सेटअप हो सकती हैं, और वहां पर सेटअप होके ये उन एरियाज का डेवलपमेंट करेंगी। क्योंकि ये जो अर्बन एरियाज है इनका डेवलपमेंट तो अपने आप हो रहा है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बट अगर इन रिमोट एरियाज का, बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा, वहां पर रहने वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां पर इंडस्ट्रीज होंगी तो वहां के लोगों को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं होगी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, की सारे एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज ग्रो कर गए और रूरल एरियाज पीछे रह गए। तो ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। और हमारी कंट्री में जो 100% इंडस्ट्रीज है, 100% इंडस्ट्रीज है, उसमें से 95% इंडस्ट्रीज तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? एमएसएमई है, सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस हैं। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले नंबर पर हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए
सेकेंड नंबर पर आ जाती हैं ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये एमएसएमईज एग्रीकल्चर के बाद में, क्योंकि ये जो एमएसएमई है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करना? लेबर का यूज करना। वही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करना। और ये एमएसएमईज ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, यानी कि लेबर का यूज करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो अपने आप कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। थर्ड इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। हम आम जिंदगी में हमारी डेली की लाइफ में मोस्टली जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं? इन्हीं स्मॉल बिजनेसेस से, इन्हीं एमएसएमई से। फॉर एग्जांपल हम लोग जो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं वो यहां से आते हैं, हम लोग जो स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हैं वो यहां से आते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट, वुड, स्टील का फर्नीचर, प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल, और जो भी हम कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाते हैं, कैरोसिन ऑयल हो गया, शुगर हो गई, ये सारे के सारे मोस्टली आइटम्स हमें कहां मिलते हैं? इन एमएसएमई से मिलते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती हैं। फोर्थ इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। देखो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट बनाती हैं और इसके लिए सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, जो आसपास में उस लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं ना, ये उन रिसोर्सेस को ही यूज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल वहां का खाली पड़ा लैंड, उसे ये यूज करके वहां पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। वहां के ही लोगों को एज अ लेबर हायर कर लेंगे, जो गली मोहल्ले के लोग हैं उन्हें बोल देंगे भाई आ जाना, तुम काम कर लेना, तो हम इतने रुपए दे देंगे। तो वहां की ही लेबर का यूज हो रहा है, वहां के ही रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो गांवों के अंदर बसती हैं, इन एरियाज का डेवलपमेंट होता है, यहाँ के लैंड को यूज करती हैं, यहाँ के लेबर को, यहाँ के रॉ मटेरियल को, यानी कि लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है यहाँ पर। और ये रिसोर्सेज अगर ये यूज ना करते ना तो शायद ये रिसोर्सेज कैसे रह जाते? अनयूटिलाइज्ड, इनका यूटिलाइजेशन ही ना होता। तो अच्छा है यार, इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिफ्थ इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेस इन्वेस्टमेंट। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इन्हें चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि करोड़ों में पैसा चाहिए, यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो लोग एनकरेज होते हैं, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब लोगों के मन में ये भावना जागती है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। काम करते हैं तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है, चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो भी कम आती है, तो लोग एनकरेज होकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलते हैं। सिक्स्थ इज क्विक एंड टाइमली डिसीजंस। देखो अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो बड़ी कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, सबसे कंसल्ट करा जाता है, फिर कोई डिसीजन पास होता है। बट यहाँ पर तो एक ही पर्सन है जिसका सारा का सारा रूल है, उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कैसा होता है? क्विक होता है, डिसीजन सही टाइम पर लिया जाता है, तुरंत लिया जाता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई डिले नहीं होता। तो क्विक एंड टाइमली डिसीजन है। सेवेंथ इज इंप्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन, कह लो चाहे कह लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो गांवों में बसती हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ये जो इंडस्ट्रीज है वो वहां के लोगों को प्रोडक्ट बना के बेचती है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनकी लाइफ इंप्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया कि एमएसएमईज का क्या रोल है हमारे पूरी इंडिया की ग्रोथ के अंदर। अब देखो ये तो याद रखना अगर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आता है एमएसएमईज का क्या कंट्रीब्यूशन है पर्टिकुलरली रूरल इंडिया के लिए, यानी कि गांवों के विकास के लिए एमएसएमईज क्यों जरूरी है, गांवों के डेवलपमेंट के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। बट अगर रूरल इंडिया का आता है तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है। पहला है मैंने बता ही दिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं ये इंडस्ट्रीज, गाँव में सेटअप होती है। बेसिकली कौन सी टेक्निक यूज करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वहां के लोगों को अच्छा खासा प्रोडक्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से डिमांड कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं फुलफिल हो पा रही हैं, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि उनका रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा।
प्रिवेंट माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन मतलब जब लोग गांव छोड़ के शहरों में रहने आते हैं, वो क्या है, माइग्रेशन है। लोग गांव छोड़ के शहरों में क्यों रहने आते हैं, गांव छोड़ के शहरों में क्यों आते हैं? शहरों में वो आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, कि शहरों में उन्हें काम मिले, उन्हें नौकरी मिले। अब इसकी वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अगर गांवों के अंदर ही इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी, रूरल एरियाज के अंदर ही अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो लोगों को शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइग्रेशन नहीं होगा। शहर आते हैं, शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ता है, शहरों के अंदर ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, और लोग आ जाते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो यहां से माइग्रेशन भी कम होगा। फोर्थ इज यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। पीछे मैंने बता दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करती हैं। वहां पर जो खाली पड़ा हुआ लैंड है उसका यूज होती है, वहां पर जो लेबर है उसका यूज करती हैं, वहां के ही रॉ मटेरियल का यूज करती हैं, वहां के कॉयर यानी कि जो नारियल का छिलका है जैसे उसका यूज कर दिया एज अ रॉ मटेरियल, वहां की लकड़ियों का यूज कर लिया, अदर प्रोडक्ट्स का यूज कर लिया, तो ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करती हैं। फिफ्थ इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो कंट्री की इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप होती हैं, गांवों के अंदर सेटअप होती हैं, वहां के लोगों की भी इनकम बढ़ेगी। तो अर्बन एरियाज के अंदर तो लोग अच्छा कमा ही रहे हैं, गांव के अंदर भी जब लोग अच्छा कमाएंगे, बैकवर्ड एरियाज में भी लोग अच्छा कमाएंगे, तो इनकम का क्या हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इनकम सबके पास में, ऐसा नहीं कि कुछ लोग रिचर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बेचारे जैसे थे वैसे ही और गरीब होते जा रहे हैं महंगाई के मारे। यहाँ पर सबका डेवलपमेंट कराने के लिए एमएसएमईज इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। पीछे भी मैंने आपको बता दिया, बेसिकली ये इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप होती हैं, गांवों के अंदर सेटअप होती है, रिमोट एरियाज में भी सेटअप हो जाती हैं, तो वहां के एरिया का डेवलपमेंट होता है, तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज की ग्रोथ हो गई, रूरल एरियाज पीछे रह गए। इसकी वजह से बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी, सारे एरियाज का एक साथ विकास होगा। अब बात आती है प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई। ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, डेली इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, देखो जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। इनके पास में एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, सफिशिएंट फाइनेंस यानी कि सफिशिएंट पैसा अवेलेबल नहीं होता। अब भाई पैसा अवेलेबल नहीं है क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर कम कैपिटल लगाई हुई है, बिजनेस के अंदर कैपिटल ही नहीं लगाई, कम पैसा लगाया है। इनको इजीली मार्केट से लोन भी नहीं मिलता, इनको इजीली क्रेडिट भी नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि अगर ये बैंक्स के पास में जाते हैं तो बैंक्स बोलते हैं भाई कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाओ, यानी कि अपना कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवाओ, अपनी कोई गाड़ी गिरवी रखवाओ, घर गिरवी रखवाओ, प्लॉट गिरवी रखवाओ। अब ये बेचारे छोटे छोटे लोग, इनके पास में इतना कुछ होते नहीं एसेट्स गिरवी रखवाने के लिए, तो इन्हें बैंक से अच्छा खासा लोन नहीं मिल पाता। बैंक से लोन नहीं मिल पाता तो ये अल्टीमेटली किसके पास में जाते हैं, ये अल्टीमेटली जाते हैं मनी लेंडर्स के पास में। मनी लेंडर्स मतलब जो गांव के अंदर बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, और ये मनी लेंडर्स करते हैं इन लोगों का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि इन्हें बर्बाद करते हैं। इनको बोलते हैं कि भाई हम अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लोन तो दे देंगे बट हमारे इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होगी। ये बेचारे लोगों से बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। जो बेचारा पर्सन है वो हमेशा एक कर्जे के साइकिल में डूबा रहता है। तो सबसे मेन समस्या क्या है, पैसे की समस्या। इनके पास में एडिक्वेट पैसा नहीं होता, और उसी पैसे की समस्या की वजह से बाकी सारी समस्याओं का जन्म होता है। ये अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाते, क्योंकि अच्छा अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो हो सकता है वो रॉ मटेरियल कहीं दूर से लाना पड़ेगा, या वो रॉ मटेरियल हमें थोड़ा सा महंगा मिले। बट इनके पास में पैसे की कमी है, अच्छा रॉ मटेरियल अफोर्ड नहीं कर पाते। आसपास में जो लोकली रॉ मटेरियल मिल रहा है, लोकली लकड़ी वगैरह मिल रही है, उसे यूज करके अपना प्रोडक्ट बना लिया। तो कई बार हो सकता है रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या हो, डाउन हो, क्वालिटी पुअर हो। और अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी पुअर होगी तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसकी क्वालिटी भी डाउन रहेगी। वो प्रोडक्ट हमारा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में या फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाएगा। थर्ड इज मैनेजरियल स्किल्स। देखो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं, वहां पर तो चीजों को मैनेज करने के लिए कौन होता है, एमबीएस होते हैं। बट ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, यहाँ पर एक बंदा है, दो बंदे हैं, एक ही बंदा रॉ मटेरियल भी खरीद के लेकर आएगा, वही प्रोडक्शन भी करेगा, वही अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एफर्ट लगाएगा, उसकी सेल्स भी करेगा। तो हो सकता है यार उसको चीजें करने की नॉलेज है, उसके पास में टेक्निकल नॉलेज है, बट वो जरूरी नहीं है एक अच्छा मैनेजर भी हो। मैनेजरियल स्किल्स की कमी रह जाती है तो कई बार सफर करना पड़ता है। फोर्थ इज क्वालिटी। कई बार इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन होती है। डाउन क्यों होती है मैंने बता दिया, फाइनेंस की कमी है। फाइनेंस की कमी है तो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं खरीद पाएंगे। रॉ मटेरियल की अगर क्वालिटी डाउन है तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या रहेगी, डाउन रहेगी। मशीन्स का यहाँ पर यूज कम से कम होता है, हाथ से काम होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करा जाता है। मशीनों से जब काम होता है तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा
और फिनिशिंग से निखर कर आती है, फिनिशिंग से बनती है, तो यहाँ पर कई बार क्वालिटी क्या रहती है, डाउन रहती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है इनके पास में, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। देखो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, यहाँ पर बड़े बिजनेसेस की बात नहीं हो रही, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो तो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग कर लेते हैं, कस्टमर्स का टेस्ट पहचानते हैं, उस टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए टीवी में ऐड दे देंगे, न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे, सोशल मीडिया पर ऐड दे देंगे, एक पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे जो घर घर जाके उस प्रोडक्ट को बेचेगा, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देंगे, फ्री सैंपल्स वगैरह दे देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स दे देते हैं। बट ये लोग क्या करें, ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, उसका एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कराएं, किस तरह से प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बेचें। प्रोडक्ट बना तो लिया बट इन्हें बेचने में बड़ी परेशानी होती है, अपने प्रोडक्ट के लिए इवन बार्गेन भी नहीं कर पाते, मोल भाव भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर छठा है ग्लोबल कंपटीशन। डोमेस्टिक कंपटीशन तो फेस कर ही रहे थे, हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको तो फेस कर ही रहे थे, उस कंपटीशन को तो फेस कर ही रहे हैं। अब इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट है, यानी कि जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर मशीन मेड प्रोडक्ट्स भी हैं बहुत सारे, जो और भी ज्यादा हाई फाई हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी से बने हैं, अच्छे रॉ मटेरियल से बने हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें उनके साथ में भी कॉम्पीट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये हैं हमारे स्मॉल स्केल, छोटे छोटे से मीडियम एंटरप्राइजेस, और यहाँ पर अपनी कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। सपोज कैपेसिटी है कि एक दिन में 100 यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, बट फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल कम है हमारे पास में, तो 100 यूनिट्स की बजाय 80 यूनिट्स ही बन पाई। तो जो फुलर यूटिलाइजेशन है, जो 100% कैपेसिटी है, उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एमएसएमईज और स्मॉल बिजनेसेस को फेस करनी पड़ती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो एसएसआई हैं, ये जो एमएसएमई है, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या स्कीम्स लेकर आती है, हमारी सरकार क्या क्या एजेंसीज बनाती है, हमारी सरकार क्या काम करती है। देखो हमारी सरकार भी जानती है कि ये एमएसएमईज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक तो ये मोस्टली पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है, हमारे कंट्री के जीडीपी में इनका 29 पॉइंट समथिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, तो इन्हें बढ़ावा दिया जाए यार, इन्हें सपोर्ट करो। अब इनके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसे हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि सरकार ने क्या क्या एजेंसीज बनाई, कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए, और एक है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन से इंसेंटिव्स देती है, इंसेंटिव्स मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स देती है, कौन कौन से फायदे देती है, स्पेशली अगर वो इंडस्ट्री गांव में है, बैकवर्ड एरिया में है, या फिर हिली एरियाज के अंदर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीजें हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए एक तो सरकार ने बनाया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। क्या बनाया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनएसआईसी। क्या है, एनएसआईसी। दूसरा सरकार ने बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डीआईसी। तो वैसे तो बहुत सारे हैं आपकी बुक के अंदर, बट आपके कोर्स के अंदर 2 ही है, एक है एनएसआईसी और एक है डीआईसी। इन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद में आएंगे हम लोग इस पर। सबसे पहले बात करते हैं एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी। देखो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, कंट्री के लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनको प्रमोट करना, उनको हेल्प करना, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करना। कुल मिला के एमएसएमईज को बढ़ावा देना, उन्हें हेल्प करना, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करना, उन्हें प्रमोट करना, इसका काम है। एनएसआईसी कब सेटअप हुआ था, 1955 के अंदर, आजादी के 8 साल बाद में, 1955 के अंदर, विद अ व्यू टू प्रमोट। इसका काम क्या है, प्रमोट, एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे से बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनको प्रमोट करना, उन्हें आगे लेकर चलना, उन्हें एड करना, यानी कि उन्हें हेल्प करना, हर तरह से हेल्प करना, टेक्नोलॉजी में उन्हें हेल्प करना, उन्हें अच्छे से मशीन्स वगैरह अवेलेबल कराना, रॉ मटेरियल में उनकी मदद करना, अगर किसी भी तरह की उन्हें मैनेजरियल सर्विस चाहिए, किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, तो हर सर्विसेज को लेकर उनको मदद करना और उनकी ग्रोथ को फोस्टर करना, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करना। मेन मकसद क्या है,
टू प्रोकर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। ये छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज को, जो एनएसआईसी है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। अच्छा काम है। टू सप्लाई इंडिजिनस एंड इंपोर्टेड मशीन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट। ये मेक श्योर करता है कि ये इन छोटे छोटे बिजनेसेस को जो लोकली अवेलेबल मशीन्स है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल मशीन्स है, वो अवेलेबल कराए और इंपोर्टेड मशीन्स भी इन्हें अवेलेबल कराए, दूसरे देशों से मशीन्स इंपोर्ट करवा के इन्हें दे, जिसको ये इजी इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद सकते हैं, यानी कि इजी इंस्टॉलमेंट्स पे पे कर देंगे बाद में। टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती हैं उसे एक्सपोर्ट करने में, दूसरे देशों में भिजवाने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, कंट्रीब्यूशन है। टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटोरिंग सर्विसेज। ये इन्हें टाइम टू टाइम एडवाइस भी प्रोवाइड कराती है जो एनएसआईसी है, और इन्हें मेंटोर करती है, यानी कि इन्हें गाइड करती है, पूरा का पूरा इन्हें मॉनिटर करती है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक टीचर की तरह इन्हें गाइड करती है। हर तरह की टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड कराती है। जगह जगह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप कराए जाते हैं, और इन एमएसएमईज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है कि ये मार्केट में नया आया है, नई टेक्नोलॉजी है, ये नई मशीन है, इससे प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। सारी चीजें अवेयरनेस क्रिएट करवाती हैं टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से रिलेटेड। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इन्हें बताती है कि आप पुरानी मशीनरी को इस नई मशीनरी से रिप्लेस कर सकते हो, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप अपने प्रोडक्शन के मेथड को बदल सकते हो। तो कुल मिला के सब तरह से हेल्प देती हैं, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल की हेल्प हो, चाहे मशीनों की हेल्प हो, चाहे खुद की एडवाइस है, चाहे टेक्निकल हेल्प है, चाहे खुद को इनको मॉनिटर करना है, अच्छे से मेंटोर करना है, चाहे इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एनएसआईसी। कुल मिला के काम क्या है, जो हमारे देश के अंदर जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, उनको हेल्प करना, उन्हें एड करना, उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ाना। तो ये तो था कंट्री के लेवल पर। अब इसी तरह से एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर क्या हो, कंट्री के लेवल पर तो समझ में आ गया, पूरे देश के लेवल पर हो गया, बट व्हाट अबाउट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल जयपुर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल इंदौर हो गया, फॉर एग्जांपल अलवर हो गया, जोधपुर हो गया। इस तरह से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या बन के आया, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। क्या बन के आया, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। जो काम उसका था वही काम इसका है, फर्क सिर्फ इतना है वो पूरी कंट्री के लेवल पर था और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर है। ये सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प करेगा। कब सेटअप हुआ, 1 मई 1978 को। कब, 1 मई 1978 को। काम क्या है, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, पूरा का पूरा एक ऑफिशियल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, which would look at the problems of industrialization in the district in a composite manner। जिसका क्या काम है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर इंडस्ट्रीज को देखना, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करना, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। These centers provide all the promotional activities such as identification of suitable schemes। ये जो सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, ये हर तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, हर तरह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सूटेबल स्कीम्स देखना कि क्या क्या स्कीम्स निकाल सकते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, चेक करना, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना कि वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और जो उनकी स्कीम्स हैं वो सही से सक्सेसफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी, एक्चुअली उन्हें इंप्लीमेंट करा जा सकता है या नहीं। इन छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिट अवेलेबल करवाना, यानी कि उधार अवेलेबल कराना, इनको मशीन्स अरेंज करा के देना, अदर इक्विपमेंट्स, अदर जो औजार हैं, जो टूल्स वगैरह हैं वो इन्हें अरेंज करवा के देना, इन्हें अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना। कुल मिला के काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। These centers promote entrepreneur attitude in rural areas। इन सेंटर्स का क्या काम है, एक एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड डेवलप हो, सब लोग देखें यार हमें खुद का कोई काम करना है, खुद की कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, खुद की कोई चटाई बनाने की इंडस्ट्री हो गई, माचिस बनाने की इंडस्ट्री हो गई, कुछ घर का आइटम बनाने की इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कपड़ा हो गया, सिलाई बुनाई, खुद का कुछ काम करना है। एक एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड डेवलप करने के लिए रूरल एरियाज को ये एनकरेज करती है। लास्ट है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। एक बार पीछे चलते हैं। देखो पीछे मैंने बताया था, एक है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जिसमें दो चीजें हैं, एनएसआईसी और डीआईसी, और दूसरा क्या है, सरकार क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स देती है इंडस्ट्रीज को। कौन सी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्पेशली अगर वो रूरल एरियाज में है, बैकवर्ड एरियाज में है और हिली एरियाज के अंदर है। तो क्या बेनिफिट्स देती है सरकार,
अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज एट कंसेशनल रेट्स, कि अगर आपको ऐसे एरियाज के अंदर कोई एमएसएमई या फिर छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है तो आपको सरकार लैंड अवेलेबल करवा देगी, वो भी कंसेशनल रेट्स पर, यानी कि कम रेट्स पर, जो मार्केट के अंदर उस लैंड की रेट है उससे कम रेट्स पर आपको लैंड अवेलेबल करवाएगी सरकार। लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरियाज, सरकार खुद भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, खुद की कोई इंडस्ट्री है उसे भी बैकवर्ड एरिया में सेटअप करती है ताकि उस बैकवर्ड एरिया की ग्रोथ हो सके, उस बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो सके। सरकार इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है बैकवर्ड एरिया के अंदर। सरकार बैकवर्ड एरियाज, जो रिमोट एरियाज है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करती है। कैसे? वहां पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टार्ट करवा के प्रॉपर रोड्स वगैरह बनवा दी, वहां पर प्रॉपर रोडवेज है, रेलवेज वगैरह सब है, वहां पर प्रॉपर पावर सप्लाई करवा के कि भाई बिजली की कटौती ना हो, प्रॉपर पानी आए, प्रॉपर बैंकिंग सर्विस, प्रॉपर इंश्योरेंस सर्विस, तो हर तरह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि लोग एनकरेज होकर उन एरियाज के अंदर भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें। गिविंग टैक्स कंसेशन, सरकार कहती है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे, अगर आप पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री खोलोगे तो हम 3 साल तक फॉर 3 इयर्स आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी, यानी कि टैक्स की छूट मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे तो 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया, सरकार कहती है अगर आप रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करोगे, और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको जो फाइनेंस चाहिए होता है, जो पैसा जरूरत होती है, फंड्स रेज करने पड़ते हैं बैंक्स वगैरह से, जो आप लोन लेते हो, वो भी हम आपको कम इंटरेस्ट की रेट पर अवेलेबल करवा देंगे। फॉर एग्जांपल बैंक अगर यूजुअली 10% इंटरेस्ट लेता है तो हम आपका काम 6% में ही करवा देंगे। हर तरह से सरकार इन्हें बेनिफिट देती है। सरकार इनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है, इनको मशीन्स वगैरह अवेलेबल करवाती है, कैपिटल की फैसिलिटी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के लिए डेवलप करवाती है, और सरकार टाइम टू टाइम स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आती है ताकि इन बैकवर्ड एरियाज का, रिमोट एरियाज का, हिली एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या था कि भाई सरकार क्या क्या बेनिफिट्स देती है ताकि इन एरियाज का डेवलपमेंट हो। ये बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं? जो इंडस्ट्रीज इन एरियाज में सेटअप है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल, बैकवर्ड और रिमोट एरियाज, हिली एरियाज में सेटअप है, उन्हें ये सारे के सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा एमएसएमई पूरा का पूरा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो बिल्कुल छोटा, स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा, मीडियम उससे भी थोड़ा बड़ा। इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ये फैसिलिटीज देती है। मैंने बता दिया इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर इनका योगदान है, हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर इनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सरकार इन्हें प्रमोट करती है, इन्हें हेल्प करती है। एमएसएमई कंप्लीट। अब सेकंड है हमारे पास में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई क्या होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप? ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, क्या मतलब है इन वर्ड्स का? क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैं मेरी बात कर लेती हूँ। मुझे जॉब करने में कोई खास मजा नहीं आता कि स्कूल में जाके किसी के अंडर पढ़ाऊं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से पढ़ाऊं, मनमानी नहीं कर सकते, इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाऊं, हिंदी का यूज ना कर सकूं, तो मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता। मुझे फ्रीडम से काम करना पसंद है कि जैसे मुझे मन कर रहा है मैं वैसे पढ़ाऊं। ऑल्दो मैंने स्कूल्स के अंदर पढ़ाया है, बट मजा नहीं आता, वो इंटरेस्ट नहीं आता, फील नहीं आती है। मजा आता है खुद फ्रीडम से, जैसे मेरे को पढ़ाना है वैसे पढ़ाऊं, जो बोलना है, जो एग्जाम्पल देना है वो एग्जाम्पल दूं आराम से। तो ऐसे ही जब मैंने एनालाइज करा तो मुझे ये समझ में आया, यार अगर स्कूल में नहीं पढ़ाना, जॉब नहीं करनी, देन खुद का तो कुछ करना पड़ेगा, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो मैंने एनालाइज करा तो मुझे यही समझ में आया कि यार मैं पढ़ा अच्छा सकती हूँ, पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस भी है, इट्स लाइक माई हॉबी, बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा एनालाइज तो करूँ मार्केट के अंदर। मैंने सोचा भाई मैं कॉमर्स का इंस्टीट्यूट डालूंगी, तो थोड़ा सा एनालाइज तो करूँ। पता लगा मार्केट के अंदर ऑलरेडी 10 इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं, उनके सामने मेरा इंस्टीट्यूट कैसे सर्वाइव करेगा। तो जब मैंने एनालाइज करा तो मुझे समझ में आया, यार आसपास कॉमर्स का तो कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, साइंस के इंस्टीट्यूट हैं। कॉमर्स के लिए बच्चों को इधर उधर भागना पड़ता है, अकाउंट्स अलग टीचर से, इको अलग टीचर से, बीएसटी अलग टीचर से। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर छोटा सा घर के अंदर ही कॉमर्स का इंस्टीट्यूट डाल लो। शुरुआती में खुद पढ़ा लेंगे, धीरे धीरे फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी, मैंने मेरे सिस्टर को भी इंक्लूड कर लिया, फिर धीरे धीरे टीचर्स को भी इंक्लूड कर लिया। ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम कहीं जॉब ना करके खुद का कोई काम कर रहे हैं। हमने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। खुद को एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में सोसाइटी के 5 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दूसरे टीचर्स भी आके पढ़ाएंगे, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन ये काम करता है, जिसका ये आइडिया था, जो इस चीज को जनरेट करता है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। और जो इंस्टीट्यूट
चालू हुआ है, जो बिजनेस सेटअप हुआ है, उस जगह को बोला जाता है एंटरप्राइज। क्या कहते हैं? एंटरप्राइज। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया, ये क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप। उस पर्सन को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। और जो उसका आउटकम निकल के आया, जो इंस्टीट्यूट आउटकम निकल कर आया, जो उसका बिजनेस आउटकम निकल कर आया, दैट इज एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरुआत करना, खुद का बिजनेस करना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जॉब ले लो या किसी दूसरे के घर पर जाके काम करना, दूसरे की फैक्ट्री में जाके काम करना, किसी दूसरे के ऑफिस में जाके काम करना, इन सबसे अलग खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना, खुद का कुछ एंटरप्राइज सेटअप करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने खुद का एक फर्नीचर का बिजनेस सेटअप कर लिया, खुद का एक टेक्सटाइल बिजनेस सेटअप कर लिया, खुद की कोई बुटीक सेटअप कर ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैंने खुद का कोई सीए इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिया, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिया, मैं लॉयर की फैसिलिटी दे रही हूं, मैंने खुद का कोई क्लिनिक सेटअप कर लिया जहां पर मैं इलाज वगैरह कर रही हूं, तो कुछ भी हो सकता है। बट खुद का कुछ करना, आप खुद को तो रोजगार दे रहे हो, सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो खुद का एंटरप्राइज सेटअप करता है? उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और जो आउटपुट उससे मिला है, जो बिजनेस यूनिट बन के तैयार हुआ है, फिर चाहे वो एक फैक्ट्री हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक क्लिनिक हो, चाहे वो एक केमिस्ट की दुकान हो, जो भी है, जो खुद का बिजनेस तैयार हुआ है, उस बिजनेस को बोला जाता है एंटरप्राइज। क्या कहते हैं? एंटरप्राइज। क्लियर हो गया? अब है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। भाई हमारे देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है? एंटरप्रेन्योरशिप होगी मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, खुद का कोई काम धंधा करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा। मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया, साथ में 5 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दिया, कोई ऐसा ही खुद का कुछ सेटअप करेगा और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, अपने आप कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, हर तरफ से डेवलपमेंट होगा यार देश का। सो इट इज अ लाइफ लाइन ऑफ नेशन, ये हमारे देश की लाइफ लाइन है। Entrepreneurship is the base to measure development of a country. No country can progress without entrepreneurship. कोई भी देश बिना entrepreneurship के डेवलप नहीं कर सकता। सारे जैसे यूएस की बात करूं, यूके की बात करूं, दुबई की बात करूं, ये ऐसे देश हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं। तो जब तक एंटरप्राइजेस ही नहीं होंगे तब तक सबके लिए तो नहीं है यार सरकारी नौकरियां, सबको कहीं ना कहीं तो और काम करना पड़ेगा प्राइवेट जगहों पर भी। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को अपने आप एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेकेंड इज प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन मतलब हर चीज को अलग अलग तरह से करना। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कुछ नए मेथड्स लेकर आते हैं कि यार किसी पर्टिकुलर चीज को हम इस मेथड से कर सकते हैं, हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं कि यार ये नई टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं और अपने आप हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो ग्रोथ होती है कंट्री की। ग्रोथ किस तरह से हो रही है? ये हमारी सोसाइटी के जीडीपी के अंदर अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, नेशनल इनकम बढ़ती है। जैसे ही एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है, मुझे मेरे बिजनेस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, कोविड आया, सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था, एकदम से एनवायरनमेंट में चेंज आया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हुई तभी सब कुछ टिका रहा। जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं हो पाए थे, कहीं ना कहीं वो बिजनेसेस डूब गए, कहीं ना कहीं उन स्कूल्स को भी लॉस हुआ जो स्कूल्स कंटिन्यू ऑफलाइन ही चला रहे थे, स्कूल्स बंद हो गए, वो ऑनलाइन के टूवर्ड्स गए भी नहीं, उन स्कूल्स को ही लॉसेज हुआ। तो एंटरप्राइजेस हमेशा चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। दीज चेंजेस नॉट ओनली ब्रिंग ग्रोथ इन एंटरप्राइज, इन चेंजेस की वजह से सिर्फ एंटरप्राइज ही ग्रो नहीं करता बल्कि साथ साथ में पूरी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है। जैसा मैंने बताया, वो स्कूल जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पढ़ाने लग गए थे, वो इंस्टीट्यूट जो सिचुएशन के हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाने लग गए थे, उन्हें इसका एडवांटेज हुआ, वो ग्रो करे, वो ग्रो करेंगे, पूरी की पूरी कंट्री ग्रो करेगी। इंक्रीज्ड प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा ये मेक श्योर करके रखते हैं कि कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो, डिक्रीज हो, और उनके रिसोर्सेज का क्या हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। जब कॉस्ट गिरती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, तो अपने आप क्या होता है, बिजनेस को हायर प्रॉफिट्स होते हैं। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं मतलब कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, कंट्री के लिए अच्छा है। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। सोशल बेनिफिट है, एंटरप्रेन्योर्स यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं कम कॉस्ट पर, तो कहीं ना कहीं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो सोशल बेनिफिट भी ये देते हैं।
अब बात आती है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भाई ये समझ में आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का एक बिजनेस सेटअप करना। इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे हम खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है। तो देखो पहला स्टेप क्या है, सेल्फ डिस्कवरी। खुद की डिस्कवरी करो कि हम खुद क्या काम कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हम किस चीज में एक्सपर्ट है, हम कौन सा काम कर सकते हैं। भाई मुझे खुद का कोई बिजनेस डालना है, मुझे मेरा इंस्टीट्यूट सेटअप करना है, तो पहले मैं देखूंगी नहीं यार मुझे आता क्या है, मैं वही तो काम करूंगी जो मुझे आता है। तो जब मैंने सेल्फ डिस्कवरी करी तो मुझे पता चला यार मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, ये काम मुझे आता भी है, इस काम का मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने स्कूल के अंदर पढ़ाया है, ये मेरी हॉबी है, इस काम को करना मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ, उस काम को अगर मैं करूंगी तो मेरे को थकान नहीं होगी। सेकंड हम लोगों ने देखा आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करो। आप देखो यार आपको आपका तो समझ में आ गया, आपको टीचिंग करना पसंद है, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, सोसाइटी की क्या नीड्स है, सोसाइटी की क्या वांट्स है, और सोसाइटी को किस चीज की प्रॉब्लम है। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, उस प्रॉब्लम को दूर कर दो। आप उस प्रॉब्लम को दूर कर दोगे तो लोग आपके पास में ही आएंगे, आपसे ही काम करवाएंगे। जब मैंने एनालाइज करा तो मुझे पता चला यार साइंस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी वहां के पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को बच्चे को कभी अकाउंट्स की ट्यूशन छोड़ना जाना है, कभी इको की ट्यूशन छोड़ने जाना है, कभी बीएसटी की ट्यूशन छोड़ने जाना है। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा, यार दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैं इस एरिया के अंदर मेरा इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकती हूँ और एक ही जगह पर तीनों चीजें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। थर्ड इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब मेरे दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे कि यार मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा सकती हूँ, मैं मेरी ऐप भी लॉन्च कर सकती हूँ, एप्लीकेशन पर ही पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे, मैं सारे के सारे आइडियाज को इवेल्युएट करूंगी। इवेल्युएट मतलब सब में देखूंगी कि किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, उन सबको चेक करूंगी। फिर मैं पूरी की पूरी प्लानिंग करूंगी, फ्यूचर का प्लान बनाऊंगी, स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि किस तरह से सारा का सारा काम करना है। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए यार, कैपिटल चाहिए, तो मैं स्टार्टअप कैपिटल को रेस करूंगी। शुरुआत करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, थोड़ा खुद की सेविंग से निकालूंगी, थोड़ा बहुत तो चाहिए यार, बोर्ड वगैरह लगवाना पड़ेगा, टीचर्स रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह चाहिए होगा, टेबल कुर्सी वगैरह, तो पैसे की जरूरत है, थोड़ा से खुद की सेविंग से निकालूंगी, थोड़ा सा पेरेंट्स से मांगूंगी। बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो मुझे बैंक से भी लोन लेना पड़ सकता है, तो स्टार्टअप कैपिटल को रेस करना। कैपिटल भी आ गई, अब एक्चुअली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे। स्टार्टअप, अब धीरे धीरे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, आगे बढ़ाओगे। ठीक है भाई, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, इको पढ़ा रहे हैं, बीएसटी पढ़ा रहे हैं, सोचा चलो 9th-10th के लिए मैथ्स का टीचर रख लेते हैं, साइंस का टीचर रख लेते हैं, 9th-10th भी पढ़ाने लग जाएंगे, सीए का भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करना। और लास्ट स्टेज आती है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट सारे बिजनेसेस के अंदर नहीं होती। अगर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया, ये सारे बिजनेसेस के लिए नहीं है, तो अपने बिजनेस को किसी और को सोल्ड आउट कर देना और उससे पैसा जब आपके पास में आएगा उससे एक नया बिजनेस और स्टार्ट करना, नया वेंचर स्टार्ट करना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। लिखकर कैसे आओगे, सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी करना, खुद की स्ट्रेंथ का पता लगाना, खुद की वीकनेस का पता लगाना, खुद के वर्क एक्सपीरियंस को देखना कि हम क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज, कि सोसाइटी को किस चीज की नीड्स है, किस चीज की वांट्स है और सोसाइटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपने सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उन प्रॉब्लम्स को अगर आपने ओवरकम कर दिया, आपने सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर दिया, आपका बिजनेस चल गया। सोसाइटी की नीड्स को ही तो फुलफिल करना है, अपने आप लोग पैसा देंगे अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना। थर्ड इज जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज। आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आएंगे कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा के, ऑफलाइन पढ़ा के, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, अलग अलग तरह के हमारे पास में आइडियाज आएंगे। उन सारे सारे आइडियाज को इवैल्यूएट करना कि कौन सा बढ़िया है। प्रॉपर प्लानिंग करना, प्लान्स बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना। शुरुआत करने के लिए कैपिटल रेस करना। कैपिटल आप अपने पार्टनर्स के थ्रू रेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस खोल सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको लोन देते हैं, स्पेशली अगर आपका नया बिजनेस है, चालू होता हुआ बिजनेस है। फिर आपको एक्चुअली अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी बिजनेस सर्वाइव करता है अगर वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करे। फिर धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करना। ग्रो करने के अंदर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हो। एक प्रोडक्ट था आपका, अब आप नया प्रोडक्ट और लेकर आ गए। एक सर्विस देते थे, अब आप नई सर्विस भी दे रहे हो। कॉमर्स के साथ में मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है। क्या है, ग्रोथ है। और लास्ट में मैनी बिजनेसेस सेल देयर बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेच देते हैं और उससे जो पैसा आता है उसे बोला जाता है रिवॉर्ड। इस पैसे से वो नया वेंचर, नया बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया एंटरप्रेन्योरशिप का।
आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फीचर्स भी बोलते हैं और इसी को नेचर भी बोला जाता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, चाहे फीचर्स बोले, चाहे नेचर बोले, चाहे कैरेक्टरिस्टिक बोले। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, सारे काम सिस्टमैटिकली हुए, पीछे प्रोसेस देखा, सिस्टम चला था ना प्रॉपर, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। पर्पसफुल एक्टिविटी है, कोई इसके पीछे मकसद है, आलतू फालतू एक्टिविटी नहीं है, कोई मकसद है। यहाँ पर अच्छी खासी स्किल्स की जरूरत पड़ती है अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपिटेंसी होनी चाहिए, हर तरह की आपको नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर करता है। लॉफुल एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। जो एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए। हमने कोई बिजनेस सेटअप करा, इस बिजनेस का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि यार हमें यहाँ पर चोरी करनी है, यहाँ पर हमें डकैती करनी है, या फिर यहाँ पर हमें कुछ भी करना है, कुछ गलत तरह की एक्टिविटी करनी है। आपके बिजनेस का जो पर्पस है वो कुछ ना कुछ लॉफुल होना चाहिए कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है जिससे आपको खुद को भी प्रॉफिट हो और आपके बिजनेस की वजह से सोसाइटी को भी गेन हो। तो कोई पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि चोरी करनी है, मर्डर करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड इज इनोवेशन। आपके बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ फर्म, इनोवेशन इज कॉस्ट सेविंग। इनोवेशन क्यों होता है? ताकि आपकी एक तो कॉस्ट कम आए। बिजनेसमैन इनोवेशन क्यों करता है, नई नई चीजें क्यों लेकर आता है? उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके और अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर वो कम कर लेगा, कोई चीज जो 10 की बनानी थी वो 10 की बजाय अब वो 7 रुपए की बना रहा है, और किसी चीज को अगर वो 10 रुपए का बेचता था तो उस चीज को 15 रुपए का बेच रहा है। तो इनोवेशन इसीलिए होता है ताकि एक तो कॉस्ट को कम कर ले और रेवेन्यू यानी कि जितने में उस चीज को बेचना है उसको वो बढ़ा ले। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा नए नए मेथड्स लेकर आते हैं प्रोडक्शन करने के, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब आप कस्टमर को कोई ना कोई गुड बना के दे रहे हो या फिर किसी ना किसी तरह की कोई सर्विस बना के दे रहे हो, उसे वो चीज सही जगह पर और सही टाइम पर आप अवेलेबल करा रहे हो। केमिस्ट की शॉप है, हर एरिया के अंदर होती है, तो ये क्या क्रिएट करिए? प्लेस यूटिलिटी की। किसी भी पर्सन को चाहिए वो तुरंत जाके दवाई लेकर आ जाए। प्लेस यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी भी है कि कम टाइम लगेगा, सही टाइम पर उसे सही चीज मिल जाएगी। तो हम कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सही टाइम पर उसे सही जगह पर सही चीज हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन का यूज करा जाता है। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड काम में आता है, लेबर काम में आती है। लैंड मतलब जो भी जगह है जहां पर काम हो रहा है, लेबर काम में आती है। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा तो बिजनेस के अंदर लगाना ही पड़ता है, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं होता। और एक वो बंदा खुद जिसका सारा का सारा एफर्ट है, वो अपना एफर्ट लगा रहा है, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहा है। रिस्क होता है यार बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि जॉब छोड़ के बिजनेस करो। जॉब जब कर रहे थे ठीक है यार, नौकरी से 50-60 हजार रुपए आ रहे थे, वो फिक्स थे। अब आपने सोचा यार जॉब नहीं करेंगे, अब हम बिजनेस करेंगे, तो सबसे बड़ा रिस्क तो आपने यही ले लिया कि आपने नौकरी छोड़ दी, 50-60 हजार रुपए छोड़ दिए, अब आप बिजनेस करोगे। क्या पता बिजनेस के अंदर आपको रिटर्न मिले या ना मिले। और बिजनेस के अंदर अशोर्ड प्रॉफिट्स तो कभी होते ही नहीं है, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। अच्छा देखो, स्कीम पर चलो बाद में आएंगे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है। पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि स्टार्टअप होता क्या है। देखो, स्टार्टअप का क्या मतलब है? एक ऐसा बिजनेस जो 5 साल पहले ही चालू हुआ है, जिसे चालू हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बिजनेस जो अभी 1 साल पहले ही चालू हुआ है, या 2 साल पहले ही चालू हुआ है, 3 साल पहले ही चालू हुआ है, 4 साल पहले ही चालू हुआ है, या 5 साल पहले ही चालू हुआ है, बट 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस को 5 साल से ज्यादा हो गए तब आप उस बिजनेस को स्टार्टअप थोड़ी ना बोलोगे, यार वो तो एक पुराना बिजनेस है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसे चालू हुए 5 साल से कम समय ही हुआ है, 5 साल तक का ही टाइम हुआ है, 5 साल से ज्यादा पुराना वो बिजनेस नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस बिजनेस की जो एनुअल सेल्स है, 1 साल की जो सेल्स है, यानी कि जो 1 साल का टर्नओवर है, सेल्स को ही टर्नओवर बोलते हैं, इसे प्रॉफिट नहीं बोलते, ये सेल्स है कि आपने कितने का सामान बेचा। वो जो सेल्स है वो 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 25 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है, फिर आपका बिजनेस कोई स्टार्टअप बिजनेस नहीं है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है। आपके बिजनेस को सरकार की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टअप के लिए 2 कंडीशन मेन है। आपका बिजनेस को स्टार्ट हुए अभी 5 साल तक का ही टाइम हुआ होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके बिजनेस की जो एनुअल सेल्स है, यानी कि जो 1 साल का टर्नओवर है, वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अ स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है, ये कोई
प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकता है आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप एक अकेले पर्सन हो जो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, विच हैज स्टार्टेड लेस देन 5 years ago, जिसे चालू हुए 5 साल से कम समय ही हुआ है, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसका एनुअल यानी कि एक साल का टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए, उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप बिजनेस। समझ में आ गया? कंडीशन क्या है? जो स्टार्टअप वाला बिजनेस है, अगर आपको सरकार से स्टार्टअप के फायदे चाहिए, स्टार्टअप के आपको बेनिफिट सरकार से अगर लेने हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। आपके बिजनेस को चालू हुए 5 साल से कम ही होना चाहिए, आपका टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस आपने रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा बनाया है, आपका एक ऑलरेडी 15 साल पुराना बिजनेस था, आपने उसको दोबारा से तबाह करके रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा नया बिजनेस बनाया और उसे आप स्टार्टअप बोल रहे हो। नहीं, वो स्टार्टअप नहीं होगा। आपका पुराना बिजनेस था, अगर आपने रिकंस्ट्रक्ट करा है तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। स्टार्टअप में तभी आएगा अगर आपका फ्रेश बिजनेस है, फर्स्ट टाइम आपने बनाया है, या फिर एक बड़ा बिजनेस था, स्प्लिट होके कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ये एक बड़ा बिजनेस था, 2-3 भाइयों का बिजनेस था, स्प्लिट होके इसका बिजनेस अलग हो गया, इसका बिजनेस अलग हो गया, इसका बिजनेस अलग हो गया, तो उस बिजनेस को भी आप स्टार्टअप में काउंट नहीं करोगे, वो भी एक फ्रेश बिजनेस नहीं है। तो कंडीशन समझ में आ गई? 5 साल से कम होना चाहिए, टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्रेश बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकंस्ट्रक्ट करके आपने दोबारा बनाया है, अपने पार्टनरशिप को ब्रेक करके दोबारा आपने अलग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा, या फिर स्प्लिट कर दिया, बड़े बिजनेस को स्प्लिट करके छोटे छोटे बिजनेसेस में डिवाइड हो गए, उसे आप स्टार्टअप बोल रहे हो। दैट इज नॉट स्टार्टअप। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? दिस कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज स्पीच ऑन 15 अगस्त 2015। इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत किसने करी थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। कब करी थी? 15 अगस्त 2015 को इसकी उन्होंने शुरुआत करी थी। ये क्या है? एक एक्शन प्लान है कि इस तरह का एक सिस्टम तैयार करो, कंट्री के अंदर एक इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करो कि हम लोग जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं जो अभी चालू ही हुए हैं, उनको प्रमोट कर सके, उनकी ग्रोथ हो, उन्हें नर्चर करें, उनकी ग्रोथ हो, उनकी देखभाल करी जा सके। तो ये कुल मिला के एक कैंपेन है जिसके अंदर स्टार्टअप्स को प्रमोट करा जाएगा कि स्टार्टअप्स को हेल्प करो, उन्हें नर्चर करो, उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उन्हें ग्रो करा जाए। आर गवर्नमेंट ऑफर्स वेरियस बैंक फाइनेंसिंग स्कीम्स। हमारी सरकार टाइम टू टाइम बहुत सारी फाइनेंसिंग स्कीम्स लेकर आती है स्टार्टअप्स के लिए कि स्टार्टअप्स को ऐसे पैसा प्रोवाइड करा जा सकता है, स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत है तो उन्हें ऐसे फाइनेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिला के स्टार्टअप्स को एनकरेज करो, इन्हें बढ़ावा दो, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो आगे चल के बहुत ग्रो करने वाले हैं, फ्लरिश करने वाले हैं। मकसद क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का? ट्रिगर एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड इनकलकेट एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज इन द सोसाइटी एट लार्ज एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। भाई इसका मकसद क्या है कि सोसाइटी के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर डेवलप हो, लोगों के मन में आए यार हम एंटरप्रेन्योर बने, हम खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करें। तो इसी माइंडसेट को डेवलप करना लोगों के अंदर कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करो। यूथ को एनकरेज करना, उन्हें मोटिवेट करना कि जॉब नहीं करनी है यार, खुद का कोई काम करना है, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करना है। अवेयरनेस क्रिएट कराना अबाउट द चार्म ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर होने का एक अलग ही चार्म है। फॉर एग्जांपल एमबीए चाय वाला, अब देखो मतलब कहां से शुरुआत करी थी चाय बनाने से, आज इतना बड़ा ब्रांड है। तो वही लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना दैट इट इज अ चार्म ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, खुद का कोई काम करना। आप खुद को तो रोजगार दे ही रहे हो, आप सोसाइटी के 5 लोगों को भी रोजगार दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी के अंदर आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एनकरेजिंग मोर डायनेमिक स्टार्टअप्स, अलग अलग डायनेमिक मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, यूथ को एनकरेज करना कि अगर आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई स्किल है, तो आप खुद का कोई एंटरप्रेन्योर सेटअप करो। सरकार हर तरह से आपकी मदद करेगी, आपसे 3 साल तक टैक्स नहीं लेगी, आपको जो फाइनेंस अवेलेबल कराएगी वो सबसे कम रेट्स पर आपको फाइनेंस अवेलेबल करा देगी। सरकार अपनी तरफ से आपको बहुत बेनिफिट्स देगी। मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स। हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें थोड़ा सा कम समझा जाता है, सोसाइटी जिन्हें थोड़ा सा कम समझती है, या फिर इन्हें शायद वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, उन लोगों को हेल्प करना। अगर औरतें अपना कोई स्टार्टअप करना चाहती हैं, उन्हें अच्छे से मदद करना। अगर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं कुछ जो अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उन्हें एनकरेज करना, उन्हें फाइनेंसेस अवेलेबल कराना, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी देना, हर तरह की प्रोटेक्शन देना, ये काम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। कौन लेकर आए थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 15 अगस्त 2015 को इसका जिक्र हुआ था।
अब बात करते हैं वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू एनकरेज स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो हमारी सरकार स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे से एनकरेज करती है कि भाई स्टार्टअप्स हों, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस खुलें, लोग खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, दूसरों को भी रोजगार दें। तो सरकार स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, बहुत सारे तरीके लेकर आती है। उन्हीं तरीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है नो इंस्पेक्शन, बहुत ही ईजी सा है। सरकार बोलती है हम आपके बिजनेस के अंदर कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच पड़ताल। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब है जांच पड़ताल और चेकिंग। हम कोई चेकिंग नहीं करेंगे। अगर आपका स्टार्टअप है तो शुरुआती के 3 साल आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, हम कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। आप खुद ही अपनी तरफ से एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देना, खुद ही एक सर्टिफिकेट दे देना जिसमें लिखा होगा कि हम लोग सही से काम कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। हम लोग आपको 3 साल तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप आराम से अपने बिजनेस को चलाओ, अपने बिजनेस को सेटअप करो, ग्रो करो। दूसरा, सरकार कहती है आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी अप्रैल 2016 के अंदर। एक पोर्टल भी लॉन्च करा, एक वेबसाइट है प्रॉपर, जहां पर एक ही दिन के अंदर अंदर स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। स्टार्टअप्स अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर। एक ही दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है, सारा का सारा पेपर वर्क हो जाता है, सारा का सारा अप्रूवल मिल जाता है, बिजनेस को लेकर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। थर्ड बोलती है सरकार इनकम टैक्स एग्जम्पशन। अगर आपका स्टार्टअप है तो हम शुरुआत के 3 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। शुरुआत के 3 साल के लिए आपको टैक्स से छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगा। तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको शुरुआत के 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। सेम ऐसे ही अगर आपको कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन यानी कि अगर कोई फिक्स्ड असेट हम लोग बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड असेट बेचा, 10 लाख का मैंने खरीदा था, उस फिक्स्ड असेट को मैंने 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो यहां पर मुझे 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। इस तरह के फायदे को बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर आपको किसी तरह का कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर भी सरकार आपसे शुरुआती के 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लेगी। जिस तरह से इनकम पर टैक्स लिया जाता है, उसी तरह से जब फिक्स्ड असेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन बोला जाता है फायदे को, उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। बट अगर आपका स्टार्टअप है तो उस पर भी शुरुआती के 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिफ्थ है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपने दिमाग से कोई फॉर्मूला जनरेट करके एक वैक्सीन बना दी। कंट्री के अंदर कोई बीमारी चल रही थी, उसने अपने दिमाग से एक फॉर्मूला जनरेट करके एक वैक्सीन बनाई है, तो ये वैक्सीन उसकी प्रॉपर्टी है। वो नहीं चाहता दूसरे लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करें बिना उसकी परमिशन के, या फिर इसका फॉर्मूला कोई चुरा ना ले। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पर भी कोई किसी का कंटेंट चुरा लेता है तो कॉपीराइट आ जाता है उसके ऊपर, है ना, क्लेम कर सकते हैं हम लोग कि हमारा कंटेंट है। तो इस तरह से अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपका कोई नया बिजनेस आइडिया है, आपकी कोई खोज है, आपका कोई इन्वेंशन है और आप उसको पेटेंट करवाना चाहते हो कि कोई उसे चोरी ना कर ले, आपकी परमिशन के बिना उसे यूज ना करा जाए, तो पेटेंट के लिए फीस लगती है। बट सरकार आपको उसके अंदर भी 80% की रिबेट देती है कि अगर फीस 10,000 रुपए है तो आपसे 2,000 रुपए ही लिए जाएंगे। आपको 80% यानी कि 8,000 रुपए आपको छूट मिल जाएगी और आपका ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन वाला काम भी फटाफट से होगा। तो इस तरह के कामों में भी बेनिफिट मिल जाता है। फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, हमारी सरकार ने बोला हम 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप्स के अंदर लगाएंगे, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। और 500 करोड़ रुपए का हम लोग स्टार्टअप्स को क्या दे देंगे? क्रेडिट दे देंगे, उधार दे देंगे। अगर किसी स्टार्टअप को उधार चाहिए तो ये 500 करोड़ का हमारे पास में फंड है, इसमें से स्टार्टअप्स को हम लोग उधार देंगे और 10,000 करोड़ रुपए हम किसके अंदर लगाएंगे? नए बिजनेसेस के अंदर यानी कि स्टार्टअप्स में लगाएंगे। तो ये तो सरकार की स्कीम है कि सरकार क्या करती है भाई, इनके बेनिफिट के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए। अब देखो अगर आपका खुद का बिजनेस है, यानी कि अगर आपका खुद का स्टार्टअप है, आपके बिजनेस का टर्नओवर 25 करोड़ से कम है और आपको बिजनेस करे हुए अभी 5 साल से कम ही हुआ है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे फंड कर सकते हो? वेज टू फंड स्टार्टअप, आप अपने स्टार्टअप के अंदर पैसा कहां से लगाओगे? फंडिंग ऑप्शंस टू रेज स्टार्टअप कैपिटल फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए आपको कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आप ये पैसा कहां से लेकर आओगे? पहला बहुत ही आसान सा, बूट स्ट्रैपिंग। क्या? बूट स्ट्रैपिंग, जिसे सेल्फ फंडिंग भी बोला जाता है। सबसे पहला तरीका है बूट स्ट्रैपिंग, मतलब खुद का पैसा खुद के बिजनेस के अंदर लगाना। सबसे पहले मैं मेरे गुल्लक में से, मेरी सेविंग्स में से मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊंगी, या फिर मैं मेरी फैमिली से पैसा मांग सकती हूँ, फ्रेंड से मांग सकती हूँ, रिलेटिव से मांग सकती हूँ। ये होता है सेल्फ फंडिंग। हम लोगों ने कहीं से उधार नहीं लिया, खुद का पैसा खुद के बिजनेस के अंदर लगाया है। एक तरीका बिजनेस में पैसा लगाने का।
सेकंड तरीका होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, क्राउड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, भीड़ की यहाँ पर बात हो रही है। देखो आजकल क्राउड फंडिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप वहां पर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, उस वेबसाइट पर अपने बिजनेस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डाल दो कि हमारा बिजनेस इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस का ये आइडिया है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम सोच रहे हैं हम ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, हमारी ये प्लान्स है, हमारी ये स्ट्रेटेजी है। अपने पूरे बिजनेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप उस वेबसाइट पर, उस प्लेटफॉर्म पर डाल दो। वहां पर अलग अलग लोग आपके बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका जितना मन करेगा वो उतना पैसा आपके बिजनेस के अंदर लगा देंगे। तो इट इज लाइक आप क्राउड से पैसा ले रहे हो, आप आम जनता से पैसा ले रहे हो। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपके बिजनेस के अंदर इस तरह से पैसा लगाएंगे। बहुत सारे लोग थोड़ा 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 पैसा लगाएंगे, बट आपका थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाएगा। तो लोन लेने की तरह ही है ये। यहाँ पर आप एक से ज्यादा लोगों से ले रहे हो, क्राउड फंडिंग है, बहुत सारे लोगों से पैसा ले रहे हो। एंटरप्रेन्योर को डिटेल डिस्क्रिप्शन डालना है अपने बिजनेस के बारे में। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ेंगे और आपको पैसा देंगे। यहाँ पर आप पैसा लेकर आ सकते हो। थर्ड आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। नाम की तरह ये एंजल का मतलब क्या होता है, कोई फरिश्ता, कोई परी। ये कौन होते हैं, एंजल्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में सरप्लस कैश है, जिनके पास में बहुत सारा पैसा है। ये आपके बिजनेस की जब शुरुआती स्टेज होती है ना, जब आपका बिजनेस शुरुआत करी ही है आपने बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस के अंदर आपको पैसा लगा देते हैं और आपके लिए एक एंजल का काम करते हैं, एक फरिश्ते का काम करते हैं। तो सरप्लस कैश होता है इन लोगों के पास में, इंटरेस्टेड होते हैं ये अपकमिंग स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के लिए, आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे आपके बिजनेस की शुरुआती स्टेजेस के अंदर, और एक्सपेक्ट करते हैं बदले में आप इन्हें इक्विटी दो, यानी कि आप इन्हें शेयर दे दो अपने बिजनेस का। 100% में से 20% शेयर इनको दे दिया, 10% इनको दे दिया, 30% शेयर इनको दे दिया। तो ये आप लोगों के लिए परी का काम करते हैं, फरिश्ते का काम करते हैं। जब शुरुआती दिनों में आपको पैसे की जरूरत है तो इनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, ये पैसा लगाते हैं बट बदले में हिस्सेदारी ले लेते हैं। फोर्थ इज वेंचर कैपिटल। इन्हीं की तरह है वेंचर कैपिटल भी, ये शुरुआती दिनों के अंदर होता है। लाखों के अंदर पैसा चाहिए तो एंजल इन्वेस्टमेंट है, बट बात जब करोड़ों में आ जाती है, जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, तब आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उन्हें बोला जाता है वेंचर कैपिटल। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सोच समझ के पैसा लगाते हैं। ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिन कंपनीज का ह्यूज पोटेंशियल होता है, इन्हें लग रहा है ये कंपनी आगे चल के बहुत आगे जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, और हमारा पैसा लगाया हुआ आज अगर हम लोगों ने 10 करोड़ लगाए हैं तो फ्यूचर में ये 100 करोड़ बन जाएंगे। उन जगहों पर पैसा लगाया जाता है। दे एग्जिट व्हेन देयर इज एन आईपीओ और एन एक्विजिशन। जब कंपनी आईपीओ करती है, यानी कि अपने शेयर्स इशू करके पैसा रेज करने लगती है ना बाद में मार्केट से, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी बाद में मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू करके वहां से पैसा उठाती है, तब इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तब ये लोग अपना शेयर वापस ले लेते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, वही कंपनी की हिस्सेदारी ले लेते हैं और कंपनी को पैसा दे देते हैं। बस यही होता है, एंजल इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। ये लोग कम पैसा लगाते हैं, शुरुआती दिनों में लगाते हैं, ये लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं बाद वाले दिनों में लगाते हैं। पूरा प्रोफेशनल होता है, सोच समझ के लगाते हैं। कंपनी के पास में ह्यूज पोटेंशियल है, कंपनी ग्रो करेगी तो पैसा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आगे फिफ्थ है हमारे पास में फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंक्यूबेटर्स अलग होता है, एक्सेलरेटर्स अलग होता है, बट एक साथ ही यूज करते हैं। देखो हर साल कम से कम 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं ये इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स। देखो काम क्या है, सबसे पहले इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं। इंक्यूबेटर इज लाइक जिस तरह से बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं ना, सेम ऐसे ही बिजनेस यहाँ पर क्या है, बच्चा है, और उस बिजनेस के लिए इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, पेरेंट का काम करते हैं। ये इंक्यूबेटर बिजनेस को अपने ही जगह पर एक जगह देते हैं, बिजनेस का ऑफिस सेटअप करवा देते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, स्टार्टअप जो है उसको टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी देते हैं, मार्केटिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, वेबसाइट डेवलप करवा देते हैं, उसका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड करवाते हैं, हर तरह से मदद करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में उसकी शुरुआती स्टेजेस के अंदर। तो ये पेरेंट का काम करते हैं। बिजनेस इनके लिए क्या है, इनका बच्चा है, बिजनेस इनके लिए इनका चाइल्ड है, जो बिजनेस को अच्छे से नर्चर करेंगे, देखभाल करेंगे, उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब जब बिजनेस ग्रो कर जाता है तो आते हैं एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर का काम क्या है, स्पीड बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ये बिजनेस को हेल्प करते हैं टू टेक अ जाइंट लीप, ताकि ये बिजनेस एक बड़ी सी छलांग मार दे, बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाए। तो कुल मिला के इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स पेरेंट्स का काम करते हैं, बिजनेस को हर तरफ से नर्चर करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जब बिजनेस ग्रो कर जाता है तो उसकी छलांग मारने में, यानी कि और आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। फिर क्या है, बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, पता है ना, बैंक से पैसा ले सकते हैं। और आजकल तो बैंक इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आपका बिजनेस चालू हुआ ही है, तो आप कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन ले सकते हो। कोलेटरल मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी आप बिना गिरवी रखवाए भी लोन ले सकते हो।
नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस एंड एनएफबीसीज। देखो एनएफबीसीज क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनका काम क्या है, ये भी बैंक्स की तरह ही होते हैं, बट वो लोग जो बैंक से लोन नहीं ले पाते क्योंकि बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो लोग एनएफबीसीज से लोन ले सकते हैं। अगेन कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवाने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज भी थोड़ी सी कम होती हैं। लास्ट इज हमारी सरकार भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को बेनिफिट्स देती है, मैंने पीछे भी बताया। सरकार ने अनाउंस करा कि वो 10,000 करोड़ रुपए का सरकार का फंड है जो वो सिर्फ स्टार्टअप्स के अंदर लगाएगी, और 500 करोड़ रुपए का सरकार का फंड है जो वो सिर्फ स्टार्टअप्स को उधार देने में लगाएगी कि भाई उधार ले लो, बाद में चुका देना, आपसे इंटरेस्ट भी कम चार्ज किया जाएगा। अब ये कुछ स्कीम्स हैं, आपको इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए, बस नाम याद होना चाहिए, बस एज इट इज लिख देना, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यानी कि पूरी कंट्री के लेवल पर कुछ स्कीम्स हैं, जैसे बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पर भी है, पर्टिकुलर स्टेट्स के लेवल पर भी है, जैसे राजस्थान के लिए है राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, केरला के लिए है केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इनके अंदर मत जाना, बहुत ज्यादा डीप मत जाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस नाम पता होना चाहिए आपको। तो ये हो गया कि भाई किस तरह से स्टार्टअप्स अपने आप को फंड कर सकते हैं, अपना पैसा कहां कहां से लेकर आ सकते हैं। दो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए, एक पढ़ा दिए एमएसएमई, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पूरा हो गया। अब लास्ट आ जाओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको एमएसएमई पूरा पढ़ा दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और अब लास्ट टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। देखो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करती हूं तो प्रॉपर्टी वर्ड सुन के आपके दिमाग के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी वर्ड सुन के आपके दिमाग के अंदर आता है आपकी जमीन, यानी कि आपका लैंड, इसके अंदर मतलब आपका प्लॉट हो गया, आपकी बिल्डिंग इसके अंदर आती है। और प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी के अंदर आपकी गाड़ी आ जाती है, कार आ जाता है, प्रॉपर्टी के अंदर आपकी ज्वेलरी आ जाती है, जेवर आ जाते हैं। ये सब चीजें क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को टच कर सकते हो। तो मुझे बताओ, प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, अपने घर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जब पापा किसी दूसरे पर्सन से प्लॉट खरीदते हैं तो वो रजिस्ट्री करवाते हैं ना, पहले वो चीज उसके नाम थी, उससे खरीद लिया तो अब उसे खुद के नाम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज उनकी हो गई है, वो उसके ओनर बन गए हैं। वो नहीं चाहते कि सामने वाला इसे खुद की कहे, वो उसके ओनर रहना चाहते हैं, इस पे उनका हक है। तो हम लोग हमारी सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो चीज हमारी है, घर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो इंटेलेक्चुअल मतलब जो चीज दिमाग से आई है, जो चीज दिमाग से आई है, या फिर जो चीज हमें आउट ऑफ इंटेलिजेंस हमारे पास में आई है, जो चीज हमारी बुद्धि से आई है, जो चीज हमारी बुद्धि से आई है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बुद्धि कैसे लिखते हैं, बट जो चीज हमारी बुद्धि से आई है, तो इसे बोला जाता है बौद्धिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? बौद्धिक प्रॉपर्टी है। मेरे दिमाग के अंदर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, यार कैंसर की मैं वैक्सीन बना सकती हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला था, मैंने रिसर्च करी, रिसर्च करके मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला से मैंने कैंसर को सही करने की दवाई बनाई। ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई मुझसे चुरा नहीं सकता इस प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, ताकि कोई चुरा ना ले, कोई मेरा फॉर्मूला ना चुरा ले। और इस रजिस्ट्रेशन को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरा कंटेंट कोई चुरा ना ले, तो इसके लिए मैं क्या लूंगी? कॉपीराइट लूंगी, ताकि मेरा कंटेंट कोई ना चुरा ले, क्योंकि ये मेरे इंटेलिजेंस से आया है, मेरी बुद्धि से आई है। दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशंस बिगिन विद एन आइडिया। कोई भी इन्वेंशन कब होता है? सिर्फ एक आइडिया से होता है, और जब वो आइडिया ही एक प्रोडक्ट बन जाता है तब उस चीज को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या समझे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में कुछ लिरिक्स आए, कुछ गाने के वर्ड्स आए, और उन वर्ड्स से मैंने एक गाना बना दिया। तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? गाना। और उस गाने को बोला जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर गवर्नमेंट। वो गाना है, वो गाना क्या है? मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो मेरे दिमाग से प्रॉपर्टी जनरेट हुई है। एक पर्सन किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को, सरकार
सरकार के अंदर जो भी अथॉरिटी है वहां पर जाके वहां पर अप्लाई करके उस चीज के लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, लीगल राइट ले सकता है कि वो चीज उसी की है, कोई उसको उसकी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता, और उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ में आ गया? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इन्वेंशन करा मैंने, एक मेडिसिन बनाई, ठीक है, वो मेडिसिन क्या है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करा मैंने सरकार से, उसके ऊपर राइट्स ले लिए, कोई उसे मेरी बिना परमिशन के यूज ना करे, तो उसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है कि कोई इन्वेंशन कर दिया, लिटरेरी वर्क भी हो सकता है, कोई कविता लिख दी यानी कि कोई पोयम लिख दी, कोई कहानी लिख दी, ये क्या है, लिटरेरी वर्क है। आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, कोई ड्राइंग बना दी, कोई पेंटिंग बना दी, कोई स्कल्पचर बना दिया, मूर्ति वगैरह बना दी, तो इस तरह का भी कुछ हो सकता है। कोई पर्टिकुलर सिंबल भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई डिजाइन हो सकती है, गाड़ी की डिजाइन वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, दिमाग से जनरेट होती है। इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है ताकि कोई इन्हें कॉपी ना करे, इसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। देखो, एक तरफ तो आते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इन्वेंशन करा, उस इन्वेंशन के लिए आप राइट लेते हो, उस राइट को बोला जाता है पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक है ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी का जो साइन होता है वो क्या है, इस तरह का साइन बना हुआ है। अगर शूज के ऊपर नाइकी नहीं भी लिखा तो इस साइन को देखकर आप समझ जाओगे कि ये नाइकी का शूज है। ये क्या है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब ये इसकी पहचान है, इस पहचान से ये बिकता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, कुछ डिजाइन है पर्टिकुलर कार्स की, कुछ ज्योग्राफिक इंडिकेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें किसी पर्टिकुलर एरिया से ही हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीकानेरी भुजिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी वो जो पाशमीना होता है वो हो गया, या फिर कोल्हापुरी चप्पल हो गई। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं जो अपनी पहचान बना चुकी हैं, इन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। कोई इन्हें कॉपी करेगा तो फिर सामने वाला क्लेम कर सकता है, आपको बहुत अच्छा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब एक होता है, अगर आपने कोई लिटरेरी वर्क करा है, आपने कोई कविता लिख दी, आपने कोई कहानी लिख दी, कोई आपकी चीजों को चोरी नहीं कर सकता, आपके लाइंस को चोरी नहीं कर सकता। आपने कुछ आर्टिस्टिक वर्क करा है, अपनी कोई आर्ट दिखाई है आप लोगों ने, ड्राइंग बना दी, पेंटिंग बना दी, कोई स्कल्पचर बना दिया आपने, आप इन चीजों पे क्या ले सकते हो, कॉपीराइट्स ले सकते हो। इस पे क्या ले सकते हो, कॉपीराइट। यूट्यूब के लिए भी यही होता है, मेरा कंटेंट कोई नहीं चुरा सकता, कॉपीराइट क्लेम कर सकती हूं मैं। कोई आपने नोवेल लिख दिया, पोएम लिख दी, कोई प्ले है आपका, कोई म्यूजिकल वर्क है, कोई फिल्म है, कोई गाना है, गाना भी कॉपी नहीं कर सकते यूट्यूब पर। तो ये सब चीजों के लिए हम राइट्स लेकर रखते हैं, इन राइट्स को बोला जाता है कॉपीराइट। क्या कहते हैं, कॉपीराइट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, हमें पता चल गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। हमारे दिमाग से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी जनरेट कर ली, कोई सिंबल जनरेट कर लिया, कोई डिजाइन जनरेट कर लिया, कोई पोएम जनरेट कर ली, कोई कंटेंट जनरेट कर लिया, और इसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया, इसकी रजिस्ट्री करवा ली कि कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता, बिना हमारी परमिशन के इसे यूज नहीं कर सकता। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों जरूरी है? तो देखो, पहली बात तो इससे लोग एनकरेज होंगे। अगर हमें राइट मिल जाता है कि हमारे कंटेंट को, हमारे इन्वेंशन को, हमारे डांस मूव को, या फिर हमारी कविता को, हमारी ड्राइंग को, हमारी पेंटिंग को एक पहचान मिल रही है, दूसरे लोग इसे कॉपी नहीं कर सकते, हमारे कंटेंट को बिना पूछे हम यूज नहीं कर सकते, तो इससे लोग एनकरेज होंगे, और इससे ऐसे ही नए नए इन्वेंशंस होते रहेंगे, नए नए क्रिएशंस होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेंशन हुआ था कैंसर क्योर मेडिसिन। कैंसर का पहले कोई इलाज नहीं था, इसके लिए भी मेडिसिन बन गई यार, कैंसर को मिटाने के लिए। तो लोग एनकरेज होते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें राइट मिल रहा है कि वो उस चीज के ओनर है, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता। रिसर्च शोज दैट 25% पेटेंट आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी पेटेंट्स लिए जाते हैं, अपने इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करा जाता है कि कोई कॉपी ना कर ले, तो 25% जो पेटेंट्स हैं वो तो सिर्फ कौन ले लेते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स ही ले लेते हैं। वो कोई ना कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब नए एंटरप्रेन्योर्स पेटेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, नया इन्वेंशन कर रहे हैं, वो उसको पेटेंट करवाते हैं। इसकी वजह से जो ऑथर्स हैं, जो कविताएं लिख रहे हैं, जो पोएम्स लिख रहे हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, जो क्रिएटर्स है, यूट्यूब क्रिएटर्स हो गए, सॉन्ग क्रिएटर्स हो गए, मूवी क्रिएटर्स हो गए, इन सब लोगों को एक इंसेंटिव मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है। ये मेक श्योर करता है कि अब भाई सामने वाला उनके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, उनकी चीज को कॉपी नहीं कर सकता। इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय वन पर्सन, वो जो उस पर्सन ने काम क्रिएट करा है, जो दवाई बनाई है, जो डांस मूव है, या जो भी चीज है, उसको बिना उसकी परमिशन के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसकी परमिशन मेन है। इसकी वजह से ऑथर्स को, क्रिएटर्स को, डेवलपर्स को, ओनर्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है, यानी कि एक पहचान मिल रही है, उनके काम को जाना जाता है, उनका नाम बढ़ रहा है, उनको मार्केट में एक प्लेस मिल रही है। इनोवेटिव पोटेंशियल
गेट मार्केट वैल्यू, अगर मैंने कुछ इनोवेशन करा है तो उसकी एक मुझे मार्केट वैल्यू मिल रही है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, तो मैं उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरा कोई चीज है, मेरा कोई डांस मूव है, या फिर मैंने कोई कविता लिख दी, तो फिर मैं बाद में बुक्स के अंदर छपवा के उसे सोल्ड आउट कर सकती हूँ, तो उसे मैं पैसे में कन्वर्ट करवा सकती हूँ। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिवन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर, हम हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइकी का ये साइन है, तो अगर उस पर नाइकी नहीं भी लिखा तो हम इसे देखकर पहचान जाते हैं नाइकी का है, तो ये कॉम्पिटिटर से उसे एक अलग एडवांटेज दिलवा रहा है। उस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सब चीजों को देख के, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं भाई टाइप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में सबसे फेमस है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। ये तीन तो मेन आपको याद होने चाहिए, ये तीन तो आपको लर्न होने चाहिए, बाकियों की आप सिर्फ रीडिंग लगा लोगे तो भी चल जाएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, प्लांट वेराइटी एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, इनकी सिर्फ आप रीडिंग लगा लोगे तो भी इनफ है। सबसे पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब नॉट टू कॉपी, आप हमारे एक चीज को कॉपी नहीं कर सकते। इट इज ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर और ऑथर, जब क्रिएटर अपना कोई ओरिजिनल आइडिया लेकर आता है, कोई ऑथर अपना आइडिया लेकर आता है। इट इज राइट कन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, अगर आपने कोई कविता लिख दी, अगर आपने कोई बुक लिख दी, इस तरह का कोई काम करा है, या फिर आर्टिस्टिक काम करा है, आपने कोई ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बनाई है, कोई मूर्ति बनाई है, आपका कोई म्यूजिक है, आपकी कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो क्या है, मेरी साउंड रिकॉर्डिंग है, सिनेमेटोग्राफिक कोई काम है, इस तरह का अगर आपका कोई काम है और सामने वाला इसे कॉपी ना करे, उसके लिए आप क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंटेंट व्हिच इंक्लूड्स रिप्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉपीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये जो क्रिएटर है, जिस भी पर्सन ने वो चीज बनाई है, जो कविता लिखी है, जो म्यूजिक है, जो साउंड रिकॉर्डिंग है, जिसने भी ड्राइंग वगैरह बनाई है, कुछ भी करा है, ये सामने वाले को ये राइट देता है कि दूसरे लोग उसके कंटेंट का अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकते, यानी कि बिना परमिशन के उसके कंटेंट को यूज नहीं कर सकते, उसके कंटेंट की कॉपीज निकाल के, डुप्लीकेट कॉपीज निकाल के, जेरोक्स निकाल के बेच नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके कंटेंट को दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ रिमिक्स करके, थोड़ा बहुत चेंज करके, मॉडिफाई करके उसके कंटेंट को बेचा नहीं जा सकता, ये कॉपीराइट है। सेकंड है ट्रेडमार्क। देखो ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम की तरह है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, नाइकी का ये ट्रेडमार्क है। इट इज एनी वर्ड, ये कोई एक वर्ड भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, आप किसी भी ब्रांड का सिंबल ले सकते हो। दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई, जो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ताकि हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको देखकर हमें समझ में आ जाता है ये चीज नाइकी की है, और उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी अदर प्रोडक्ट से, उसके कॉम्पिटिटर से। ये ट्रेडमार्क है, इस ट्रेडमार्क को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब देखो ट्रेडमार्क के अंदर दो कैटेगरीज है हमारे पास में, एक होता है कन्वेंशनल ट्रेडमार्क और एक होता है नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं प्रोडक्ट के ऊपर जो सालों साल से सेम है, इन चीजों को देखकर समझ में आ जाता है हाँ भाई इस प्रोडक्ट की बात हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे घर में जो दादी जी हैं उनको पढ़ना तो आता नहीं है, अब वो एक शैम्पू यूज करती है क्लिनिक प्लस, तो क्लिनिक प्लस की सालों साल से एक ही जैसी पैकेजिंग आ रही है, तो वो दुकान वाले को जाके बोल देती है भाई वो नीला वाला शैम्पू दे देना, क्योंकि क्लिनिक प्लस की पैकेजिंग कैसी है, नीले कलर की है, ब्लू कलर की है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसी उसकी पैकेजिंग है, ऐसी उसकी लेबलिंग है, ऐसी उसकी शेप होती है, ऐसा उसका लोगो होता है, जो सालों साल से वैसा ही चलता हुआ आ रहा है, उसे एक पहचान मिल गई है, देखते ही समझ में आ जाता है हाँ यार ये वो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट सालों साल से वैसी ही पैकेजिंग देखते हुए आ रहे हैं, अगर पढ़ना नहीं भी आता तो पैकेजिंग देखकर समझ में आ जाता है ये पार्ले जी बिस्किट है। बट नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क मतलब ये वो उसके ऊपर पैकेजिंग है, वो लेबलिंग है, वो लोगो है जिसको पहले लोग नहीं जानते थे, बट आज इसे पहचान मिलने लग गई है, बट स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन, आज इसे पहचान मिलने लग गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, और आज लोग इसको इस लोगो, इस पैकेजिंग के नाम से इस चीज को देखकर पहचान जाते हैं, दैट इज नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क समझ में आ गया होगा कि भाई सिंबल वगैरह होता है, नाम होता है, वर्ड्स होते हैं जो ये शो करते हैं ये पर्टिकुलर ब्रांड है, जिससे हम उसको उसके कॉम्पिटिटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारे पास में पेटेंट। देखो पेटेंट का मतलब है अगर आपने कोई इन्वेंशन करा है, यहां पर आपने कुछ इन्वेंशन कर दिया, साइंटिफिक इन्वेंशन करा है, या फिर कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट करा है, आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, या फिर किसी भी पुरानी चीज को करने का आपने कोई नया तरीका खोज निकाला है, कुल मिला के आपने कोई खोज कर दी, तो खोज के लिए जो आप राइट लेते हो उस राइट को बोला जाता है पेटेंट। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आपके साइंटिफिक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कुछ इन्वेंशन करा है,
आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, कोई नया प्रोसेस लाए हो, पुरानी ही चीज को करने का कोई नया तरीका आपने ढूंढा है, कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट अगर आपने कर दी, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने काम कर दिया, तो आप राइट ले सकते हो, जिसे बोला जाता है पेटेंट। ये भी एक एक्सक्लूसिव राइट है जो सरकार आपको देती है। अगर आपको ये राइट मिल गया तो दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट को बिना आपकी परमिशन के यूज भी नहीं कर सकते, आपके उस इन्वेंशन को इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, आपके उस इन्वेंशन को दूसरे लोग सेल भी नहीं कर सकते और सेल करने के लिए किसी को ऑफर भी नहीं कर सकते। बिना आपकी परमिशन के उस प्रोडक्ट को कोई छीन नहीं सकता, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। बट पेटेंट लेने के लिए कुछ कंडीशन है। आपका जो आइडिया है, जो भी चीज है, वो एकदम नई होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो करंट नॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 1997 की बात है, 1997 की बात है। 1997 के बीच में एक लड़ाई हुई 1997 में हमारी सरकार के बीच में और यूएस का जो पेटेंट ऑफिस है उसके बीच में। बात किससे रिलेटेड थी कि 2 साल पहले जो यूएस का पेटेंट ऑफिस है, उस यूएस के पेटेंट ऑफिस ने मिसिसिपी के एक कॉलेज को, जो मेडिकल कॉलेज था, उसे पेटेंट दे दिया। और किस चीज का पेटेंट दिया कि मिसिसिपी का जो कॉलेज था उसने कहा भाई हम हल्दी का यूज करके घावों को सही कर रहे हैं। तो मिसिसिपी के उस नर्सिंग कॉलेज को, उस मेडिकल कॉलेज को पेटेंट मिल गया कि भाई ये हल्दी का यूज करके घावों को सही कर रहे हैं। 2 साल बाद में 1997 में हमारी सरकार को ये बात पता चलती है, तो हमारी सरकार बोलती है भाई आपने इस चीज को पेटेंट दे रखा है, ये जो हल्दी का यूज है हम लोग ये यूज सालों सालों से करते आ रहे हैं इंडियंस। हमारे यहाँ पर राजा महाराजा जब लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, लग जाती थी, तब उस हल्दी का ही यूज होता था। तो आपने इस चीज के लिए कैसे पेटेंट दे दिया? ये चीज तो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। तो पेटेंट लेने के लिए आपकी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस चीज के अंदर हमारी सरकार जीती थी, उसको पेटेंट गलत मिला हुआ था। तो आपकी चीज नहीं होनी चाहिए, करंट नॉलेज में एग्जिस्ट करती हुई नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बता दिया, हल्दी तो हम पहले से यूज करते थे, इसमें नया क्या था? कुछ नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऑब्वियस सा है। टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, किसी ने कुछ ऐसा ना करा हो उस फील्ड के अंदर, आपका काम एकदम नॉन ऑब्वियस, एकदम नया होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो एप्लीकेबल होना चाहिए, उसे आप अप्लाई भी कर सको, ऐसा होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, अगर वो चीज ऐसी है जिसे यूज करना है तो वो यूज करने लायक होनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वो मैन्युफैक्चर हो सके, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे यूज भी कर सके। तो एकदम नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, लोग उसके बारे में ना जाने, और ऐसा होना चाहिए जिसे यूज भी करा जा सके और जिसे मैन्युफैक्चर भी कर सके। पेटेंट हो गया। फोर्थ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही समझा देती हूँ। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वहां के एरिया के लिए ही पर्टिकुलरली जानी जाती हैं और वहीं पर वो बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग की चाय हो गई, बीकानेरी भुजिया हो गया, बनारसी साड़ीज हो गई, नागपुर के ऑरेंजेस हो गए, कश्मीरी पाशमीना हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए ही फेमस है। वहीं पर इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल मिलता है, तो ये चीजें वहीं पर मिलती हैं, तो आप इन्हें भी कॉपी नहीं कर सकते। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्या है? डिजाइन। भाई डिजाइन मतलब किसी पर्टिकुलर गाड़ी की कोई डिजाइन है, सामने वाला इससे कॉपी नहीं कर सकता आपकी गाड़ी की डिजाइन को, तो इसके अंदर शेप्स आ जाती हैं जो सामने वाला कॉपी नहीं कर सकता, आपकी शेप है। कुछ पैटर्न आ जाता है, आपने कुछ अलग पैटर्न करके कुछ भी बना दिया, आपने कुछ लाइंस को अरेंज करा, कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन था कि इस तरह से कुछ लाइंस करके आपने कुछ भी बना दिया। तो आपने कोई भी चीज बना दी और आप चाहते हो सामने वाला इसे कॉपी ना कर सके, क्योंकि ये चीज क्या है? एस्थेटिक अपीयरेंस है, ये आई कैचिंग चीजें हैं जो देखते ही सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। गाड़ी की डिजाइन है, आई कैचिंग होता है, सामने वाला देखते ही अट्रैक्ट होता है। आप चाहते हो दूसरे लोग कॉपी ना करें, दूसरी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो आपकी डिजाइन को कॉपी ना करें, तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हर 10 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है, बट हर 10 साल के बाद में आपको अपने प्रोटेक्शन को रिन्यू करवाना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो डिजाइन को भी आप प्रोटेक्शन दिलवा सकते हो। आपने कोई नया प्लांट बना दिया, आपने 2 पेड़ों की ब्रीड करवा के आपने एक नया प्लांट बना दिया, हाइब्रिड बोलते हैं ना आप लोग, हाइब्रिड वर्जन बना दिया, पोटैटोज अलग तरह के बना दिए, 2 तरह के पोटैटोज मिला के एक नया अलग ही तरह का पोटैटो बना दिया। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, और उसकी वजह से आप नए प्लांट्स को बर्थ दे रहे हो, है ना, अलग अलग तरह के। तो इसके लिए भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हो, राइट ले सकते हो। दैट इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लास्ट है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। अ सेमीकंडक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर चिप। देखो हर कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर की चिप होती है उसके अंदर सेमीकंडक्टर होता है। अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाया है, कुछ अलग है आपका प्रोडक्ट, तो उसको भी आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो कि दूसरे लोग आपकी परमिशन के बिना उसे यूज ना करें, उसके जो भी आपने जैसे भी उसे बनाया है, आपका जो भी इन्वेंशन है, दूसरे लोग उसे कॉपी ना करें। तो इनको सिर्फ आप पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेन आपको कौन से पता होने चाहिए?
चाहिए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, ये 3 आपके मेन है। थोड़ा सा डिजाइन देख लेना, बाकी आप सिर्फ रीड कर लो, मोर देन इनफ है। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा पूरा चैप्टर नंबर 9 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप लोगों को समझ में आया देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और साथ साथ में कमेंट्स में बताते रहा करो कि क्या समझ में आया, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लिया करो। तो एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग साथ साथ में पढ़ रहे हो ना, आपकी क्वेरीज का मुझे पता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। अगर इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैप्टर भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नोट्स तैयार कर लेना। नोट्स अगर चाहिए तो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगड़, लिख देती हूँ NY क्लासेस बाय नेहा जांगड़। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।